आज का हमारा टॉपिक है पावर सीरीज़। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम पावर सीरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे इसमें। जैसे कि मान लीजिए आपने ROC रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकाल लिया है, तो हम क्या बोलते हैं कि जो मोड होगा लेस देन R, जो भी हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया है उसके लिए वो कन्वर्जेंट हो जाएगा। और अगर मोड जो है Z का अगर वो ग्रेटर देन R हो जाता है तो हम डाइवर्जेंट बोल देते हैं। व्हाट इफ़ अगर हम बाउंड्री पे बात करना चाहें तो वो उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट। तो ये सब कुछ चीज़ें हम देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ वो CSIR में भी आ चुका है। जून 2011 का क्वेश्चन था, ये पार्ट B का क्वेश्चन है, जिसमें हमें पावर सीरीज़ गिवन थी 2 to the power -n एंड z to the power 2n। नॉर्मली जो हम पावर सीरीज़ के बारे में पढ़ते हैं उसकी फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होती है, a n z to the power n टाइप की। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हो z to the power 2n है, पर हमारी फॉर्मेशन z to the power n की होती है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इससे और इसमें क्या डिफरेंस है, क्या आंसर में चेंजमेंट आती है उससे। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, कंपेयर करके पहले तो a to the power n की वैल्यू नहीं यहाँ से निकालेंगे, क्योंकि जो हमारे ROC के जो भी दो फॉर्मूलेज हैं वो an से ही निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर an की वैल्यू हो गई 2 to the power -n। तो an इसका हम पावर रेज कर देंगे 1/n। ये फॉर्मूला बता देती हूँ पहले मैं आपको। 1/r दिस इज इक्वल्स टू लिमिट, हमें हमेशा रेसिप्रोकल करना होता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी सुप्रीमम मोड an 1/n। कोशी हैडमेट फॉर्मूला ये आप इस्तेमाल कर लो, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हम स्विच कर सकते हैं फॉर्मूलेज में। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an+1/an। ओके, सो इन दोनों में से हम यूज़ कर सकते हैं कोई सा भी, बट अभी जो an हमारे पास है उसमें ये ज़्यादा सूटेबल रहेगा, क्योंकि पावर रेज जो 1/n हमें करनी है उससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर दिस इज इक्वल्स टू 2 -n, और ये पावर रेज 1/n करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 - 1 विच इज़ 1/2। तो 1/r की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। कंपेयर करने पे r की वैल्यू आपको मिलेगी r इज इक्वल्स टू 2। तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी r की वैल्यू आती है, मोड जब उससे कम होगा तो कन्वर्जेंट आएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारा क्वेश्चन था 2 to the power -n और z to the power 2n लिखा हुआ था, इसमें और z to the power n जो हम लिखते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, जब z to the power n की जो फॉर्मेशन होती है तो हम यहाँ पर जो भी होता है ना, टू दी n जिसकी पावर हमने रेज की होती है वो आप देख रहे हो यहाँ पर मोड में लिखा रहता है, इजंट इट। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, अगर मैं इसको z to the power 2 को x लेट कर लूँ, मतलब 2 to दिस x to the power n किया, क्या जस्ट x को z to the power 2 पुट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इस फॉर्मेशन को चेक करो और जो हमारे पास ओरिजिनली पावर सीरीज़ की फॉर्मेशन होती है an z to the power n, इजंट इट सेम, ऑलमोस्ट सिमिलर ही दिख रहा है। ठीक है, बस यहाँ पे z है, यहाँ पर x है, कोई फ़र्क नहीं है। तो जो यहाँ पर लिखा होता है ना उसका हम मोड लगाते हैं उस पर। तो इसी तरीके से अभी जो मैंने x लेट किया है तो यहाँ पर आ जाएगा मोड ऑफ x लेस देन 2, क्योंकि यहाँ पे ROC में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आया है 2। ठीक है, तो जो मैंने x माना हुआ है वो मोड, उससे मोड लेस हो जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे z to the power 2 लेस देन 2 हो जाएगा, बट हमें तो वैल्यू चाहिए होती है मोड इस लेस देन की फॉर्म में। इसका मतलब 2 इधर शिफ्ट हो जाएगा और मोड ये किससे लेस आ गया, √2 से लेस आ गया। तो बेसिकली जो ROC निकला या फिर जो हमारा जिस पोर्शन में ये कन्वर्जेंट रहेगा वो होगा मोड z इज़ लेस देन √2, इस पर है ये कन्वर्जेंट। तो आपने देखा उससे क्या डिफरेंस आता है क्वेश्चन में। अगर हम उसको लेट नहीं करते तो हमारा ROC 2 निकल कर आ रहा था, विच इज़ नॉट करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जो जिसकी पावर n रेज कर रखी है उसको छोड़ के जो कुछ भी आप उसको x लेट कर लो और फिर बाद में वैल्यू पुट करोगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि क्या √2 पर क्या आंसर होगा, कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा, क्योंकि ऑप्शंस कभी कभार इस टाइप से होते हैं कि मोड z इज़ लेस देन √2 पे कन्वर्जेंट होगा, मोड z इज़ लेस देन इक्वल्स टू √2 पे कन्वर्जेंट होगा। तो जब ऐसे ऑप्शंस हो जाते हैं, इसमें तो चलो हमें पता है कि कन्वर्जेंट है, अब क्योंकि यहाँ पर 2 को भी इंक्लूड कर रहा है, और जब हम इज इक्वल्स टू 2 की बात करेंगे इस पे चेक करना पड़ेगा हमें कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट। ओके, क्योंकि अगर ये ऑप्शन
करेक्ट है, तो क्योंकि हम इससे ये नहीं कह सकते कि ये करेक्ट हो या नहीं, अगर रूट टू पर कन्वर्जेंट हो जाता है तो हमें ये वाला ऑप्शन करेक्ट करना पड़ेगा। इसलिए एक बार हम ये भी चेक करेंगे कि रूट टू पर क्या है, ये कन्वर्जेंट या फिर डाइवर्जेंट। क्वेश्चन ये था पावर सीरीज़ का 2 टू दी पावर -n z टू दी पावर 2n। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना होता है, जिस भी पॉइंट पर चेक करना है वो पुट करना होता है हमें पावर सीरीज़ में। पुट करने पे ये आ जाएगा 2 टू दी पावर -n और z की जहाँ पे आ जाएगा √2 और इसको रेस किया गया है 2n। तो यहाँ पर ये जो है 2 टू दी पावर दिस, ये आ जाएगा 2 टाइम्स n। इसको हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टू दी पावर 0 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये आपका सीरीज़ चल रहा था, ये आ गया 1, मतलब कुछ नहीं कर रखा है इसमें, हमने 1 को ऐड कर रखा है बार बार। ओके, तो समीशन दिस 1 क्या होता है, डाइवर्जेंट। आप इसको ऐड करते चले जाओगे तो ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। ठीक है, दैट मीन्स जो भी ऑप्शन लेस देन की फॉर्म में है, मतलब जिसमें इज इक्वल्स टू नहीं लगा हुआ, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज कन्वर्जेंट। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें पावर सीरीज़ जो गिवन है an z टू दी पावर n, तो हमें an के बारे में ये पता है कि an जो है ये गिवन है कि an इज़ नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ n टू दी पावर 50। ओके, और इसका हमें निकालना है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये क्वेश्चन आया था दिसंबर 2011 में। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो नंबर ऑफ डिवाइजर्स है वो हमें किस फंक्शन से पता चलता है, टो से पता चलता है। टो एंड ऑफ n टू दी पावर 50 से पता चलेगा। ओके, तो डिवाइजर्स, देखिए डिवाइजर्स के बारे में हमें ये चीज़ पता है। मान लीजिए सपोज 36 का आप डिवाइज़र निकालना चाह रहे हो, तो वो स्टार्ट कहाँ से होगा, 1 तो हमेशा होगा ही, तो 1 तो हो ही सकता है और उससे बड़े भी, मतलब 1 से आपको ग्रेटर भी डिवाइजर्स मिलेंगे। किससे ज़्यादा नहीं हो सकता, 36 से ज़्यादा तो कभी नहीं होगा। क्लियर। तो इसी तरीके से अगर आप 36 का डिवाइज़र निकाल रहे हो तो कुछ इस तरीके से वैल्यू आपके पास आएगी कि 36 के यहाँ पर टो क्या बता रहा है, ये फंक्शन हमें ये बताता है कि कितने इसमें नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स होंगे। तो जो भी काउंटिंग होगी नंबर ऑफ़ डिवाइजर्स की 36 के लिए, वो कभी भी 36 से ज़्यादा तो जाएगी नहीं। क्लियर है ये बात। तो इसी रिजल्ट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अगर हमें n टू दी पावर 50 के डिवाइजेस निकालने हैं तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। ये हमेशा किससे लेस रहेगा, n टू दी पावर 50 से। जिस भी नंबर का निकाल रहे हो उससे तो एक्सीड करेगा नहीं, 1 इंक्लूडेड रहेगा और 1 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्योंकि ROC निकालते हैं तो ROC के लिए हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराते हैं और पावर रेज करते हैं 1/n। तो वही सेम काम हम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर इज इक्वल्स टू आ जाएगा, क्योंकि 36 है तो 36 खुद भी उसका एक डिवाइज़र होगा, तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू आ जाएगा। तो ROC निकालने के लिए हमने लिमिट पुट कर दी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा 1। पावर कितनी रेज करनी है, 1/n, जो हमारा फॉर्मूला है हेडमेट का an 1/n, वो हम कर रहे हैं। दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी टू ऑफ n टू द पावर 50, ये इसका हो जाएगा 1/n। दिस इज लेस देन इज इक्वल्स टू लिमिट n tends to infinity and this will be n 50 to the power 1/n। ओके, तो यहाँ पर हम स्क्वीज थ्योरम का इस्तेमाल करने वाले हैं। वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए 3 फंक्शंस हैं f(x), g(x) एंड h(x). इन 3 फंक्शंस के लिए जो मान लो कुछ इस तरीके से इनइक्वालिटी है, आपको किसी पॉइंट x पे या x0 पे इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम मिल गई। ठीक है, तो वो भी जो g फंक्शन है वो वैल्यू भी इसी के बराबर हो जाएगी। मतलब जो वैल्यू आपको यहाँ पर मिली होगी इसकी और इसकी, तो वही सेम वैल्यू g की भी हो जाएगी। ये हमें बताता है स्क्वीज थ्योरम। ठीक है, फिर से बार रिपीट कर देती हूँ। मान लीजिए किसी x0 पॉइंट पर f और h की वैल्यू सेम आ गई, तो वही सेम वैल्यू इस g की भी हो जाती है जो बीच में रहता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर इसकी अगर हम वैल्यू निकालना चाहें, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। कैसे लिख सकते हैं, n टू दी पावर 1/n लिखकर 50 को ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। वी नो n टू दी पावर 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 1। ओके, सेम इसका अगर आप आंसर निकालना चाहो तो इसका भी आंसर क्या है, लिमिट एज n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये भी आंसर क्या देगा, 1। तो ये भी आंसर 1 दे रहा है, ये भी आंसर 1 दे रहा है। दैट मीन्स इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये आपको इस तरीके से मिलेगा, 1/r की वैल्यू मिलेगी 1, क्योंकि हमने जो फॉर्मूला लगाया उसमें हमें 1/r की वैल्यू मिलती है। यहाँ से आप इसका रेसिप्रोकल कर लोगे तो r की वैल्यू मिल जाएगी 1। ओके, सो ये था हमारा पावर सीरीज़ के 2 क्वेश्चंस थे। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो 2 इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं यहाँ पर मैंने,
एंड अगर आपको कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के और लेक्चर्स चाहिए जो हमने CSIR से रिलेटेड डिस्कस किए हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स के और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो चाहिए, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ओके, थैंक यू।